नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास में स्टार्ट करेंगे भौतिक प्रदेश, जो आपका फिजिकल डिवीजन वाला पार्ट है, उसके आगे के पार्ट को। लास्ट वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था इस टॉपिक में भौतिक प्रदेश, जो भौतिक प्रदेश चैप्टर है इसका वर्गीकरण, ये इसका क्लासिफिकेशन। तो भौतिक प्रदेशों को एक तो व्यक्तिगत वर्गीकरण के आधार पर, व्यक्तिगत वर्गीकरण का मीनिंग है जिसमें व्यक्तिगत थॉट के अकॉर्डिंग इसको मुख्यतः 7 भागों में अपने पढ़ा था वीसी मिश्रा जी के अकॉर्डिंग। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी के अकॉर्डिंग राजस्थान को कुल किन 7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तो अरावली के पश्चिम में 3 और एक अरावली के पूर्व में 3 थे, यानी लास्ट वाली क्लास में इन टॉपिक को करवाया है। उसके बाद में दूसरा था भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर मुख्यतः जो ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं, यानी जो भौगोलिक कारक है, एक तो उच्चावच और एक दूसरा है क्लाइमेट या जलवायु। तो इन ज्योग्राफिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग यानी उच्चावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 3 तो है रिलीफ फीचर अर्थात उच्चावच के अकॉर्डिंग अर्थात हाइट के अकॉर्डिंग, जिसमें एक अरावली पर्वतमाला जो सबसे अधिक ऊंचाई वाला भौतिक प्रदेश है। अरावली या पर्वतीय भाग के बाद में सामान्यतः उससे नीचे होते हैं पठारी भाग, जो कि राजस्थान में हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध है, हाड़ौती पठार। उसके जस्ट नीचे राजस्थान का पूर्वी मैदान। तो ये है मुख्यतः उच्चावच के आधार पर। उसके बाद में जो शुष्क भाग है, जिसको हमने डेजर्ट या मरुस्थल के रूप में लिया था, और शुष्क कहने का आधार मुख्यतः क्या होता है, यहाँ के जलवायु दशा। तो राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उसमें 3 का आधार तो है उच्चावच और एक मरुस्थल को मरुस्थल कहने का मुख्य कारण है वहां की जलवायु। तो राजस्थान के सामान्यतः जो भौतिक प्रदेश हैं वो 4 हैं, जो कि उच्चावच और जलवायु के आधार पर डिवाइड हैं या बटे हुए हैं। उसके बाद में हमने इसकी सामान्य जानकारी, यानी इन भौतिक प्रदेशों का एरिया कितना है, सभी मिलके राजस्थान का 100% एरिया बनाते हैं। तो इसका मीनिंग इन सभी भागों को अगर हम जोड़ें तो जिसमें डेजर्ट का एरिया सर्वाधिक है, उसके बाद पूर्वी मैदान का, उसके बाद अरावली और हाड़ौती सबसे कम, उसके बाद यहाँ जनसंख्या का वितरण, इनका जिलों के अकॉर्डिंग विस्तार, यानी कौन सा भौतिक प्रदेश कितने जिलों में विस्तृत है। उसके बाद में हमने देखा था यहाँ पाया जाने वाला जो सोइल या मिट्टी है और यहाँ का जो क्लाइमेट है, और वो कंप्लीट करने के बाद यानी जो सामान्य जानकारी हमने की थी भौतिक प्रदेशों की, उसके बाद में स्टार्ट किया था राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को ऑफिशियली तरीके से या अपन कहें सामान्यतः भौगोलिक आधार पर उसको एक नाम दिया गया थार डेजर्ट। उस थार डेजर्ट का अपना एक निर्माण काल, उसका अपना एक निश्चित विस्तार और अध्ययन के अकॉर्डिंग उसको 2 भागों में बांटा जाता है। तो लास्ट वाला जो पोर्शन था अपना वो डेजर्ट को लेकर था, यानी लास्ट वाली क्लास में हमने इस टॉपिक को छोड़ा था राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल पर। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, जिसमें 2-3 पॉइंट आपके कंप्लीट कर लिए थे अपन ने। एक तो इस मरुस्थल का जो निर्माण है वो किस समय हुआ है, जिसमें हमने एक ट्रसीरी काल और एक प्लीस्टोसीन काल। निर्माण के बाद में इसका अपना एक निश्चित विस्तार है। विस्तार वाले पार्ट को कंप्लीट किया था अपन ने लंबाई, चौड़ाई और औसत ऊंचाई के रूप में। उसके बाद में किया था स्लोप ऑफ डेजर्ट, यानी मरुस्थल का ढाल। मरुस्थल का ढाल है, इस पोर्शन को कंप्लीट किया। इसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान का जो डेजर्ट वाला पार्ट है उसका अध्ययन, यानी उसके स्टडी को। तो नेक्स्ट पॉइंट, मरुस्थल का जो अध्ययन है वो मुख्यतः इसको 2 भागों में डिवाइड करके किया जाता है, जिसमें एक भाग होता है शुष्क और एक दूसरा भाग है अर्ध शुष्क। सामान्यतः जिस भाग में वर्षा की मात्रा काफी कम होती है, क्योंकि ये दोनों भाग हैं वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग डिवाइड हैं। जैसे अरावली के पश्चिम में जहां वर्षा की मात्रा काफी कम है, 25 सेंटीमीटर से भी कम है, उस वाले इस रीजन को नाम दिया जाता है शुष्क मरुस्थल। और इसी का दूसरा नाम है राठी प्रदेश। जबकि 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच वाला पार्ट
यानी जो अरावली वाला पार्ट है यहां तक, इस वाले भाग को नाम दिया जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल को सामान्यतः इस नाम से भी जाना जाता है बांगड़ प्रदेश, जबकि जो शुष्क मरुस्थल है उसका एक दूसरा नाम है राठी प्रदेश। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, जैसे कि नाम से पता लगता है कम वर्षा है, इसका मीनिंग शुष्क है और राठी प्रदेश है। जबकि 25 से 50 सेंटीमीटर मीनिंग है शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच वाला भाग है वो अर्ध शुष्क, या दूसरा उसका नाम है बांगड़ प्रदेश। तो मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा? दो। एक पश्चिम वाला भाग शुष्क है और उसकी तुलना में अधिक वर्षा वाला भाग है, यानी इसके पूर्व वाला अर्ध शुष्क या बांगड़ प्रदेश। तो अपने को सबसे पहले इसमें यही लिखना है, अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। अब इसके बांटने का एक आधार 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को अपन मान सकते हैं। जैसे कि लास्ट डायग्राम में आपने देखा है कि जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा है वो एरिया तो क्या रहेगा आपका? शुष्क। और 25 सेंटीमीटर से और 50 सेंटीमीटर बोला जाता है अरावली वाले क्षेत्र को। तो 25 से 50 सेंटीमीटर वाला भाग है अर्ध शुष्क। इसका मीनिंग दोनों भागों को बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी होती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो अपन इंडिकेट कर सकते हैं कि दो भागों में बांटा जाता है, जिसका आधार जिसका आधार 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। जिसका आधार 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। अब ये डिवाइडेशन आपका, यानी जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका जो डिवाइडेशन है वो दो तरीके से, किस तरीके से किया गया है? तो इस मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये वाला जो भाग है ये तो है शुष्क मरुस्थल, एरी डेजर्ट वाला पार्ट, और इधर वाला जो पार्ट है ये आता है अर्ध शुष्क भाग, या जिसको जनरली हम बांगड़ प्रदेश के रूप में डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब जिसमें दो भागों में, एक तो स्टार्टिंग वाला आपका पार्ट शुष्क मरुस्थल, या जिसको हम राठी प्रदेश भी कहते हैं, इसमें वर्षा की मात्रा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर। जबकि दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल, या जिसको नाम दिया जाता है बांगड़ प्रदेश। वर्षा की मात्रा इसमें शुष्क मरुस्थल की तुलना में डबल है, अर्थात इसमें इंडिकेट करते हैं अपन 25 से 50 सेंटीमीटर। अब इसमें स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले शुष्क मरुस्थल को, यानी इस वाले पार्ट को जो राजस्थान के पश्चिम की ओर स्थित है, जिसमें दो भाग होते हैं, जिसमें एक में बालू का स्तूप नहीं होते और एक में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यानी जब हम शुष्क मरुस्थल का अध्ययन करते हैं तो जो टारगेट एरिया है शुष्क मरुस्थल वो हमारा 100% पार्ट है। उस 100% पार्ट का अधिकांश भाग वो है जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और उस एरिया को नाम दिया जाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इस भाग को नाम क्या दिया जाता है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और बाकी जो बचा हुआ भाग जहां बालू का स्तूप देखने को नहीं मिलते, उस शुष्क मरुस्थल को कहा जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी जहां बालू का स्तूप रहित प्रदेश है, या रहित को आप मुक्त भी लिख सकते हैं। तो शुष्क मरुस्थल का ये हिस्सा है ये कम है, यानी दोनों मिलके 100% है, जिसमें बालू का स्तूप वाला एरिया 58%। तो जो बचा हुआ भाग है यानी विदाउट सैंड ड्यून एरिया, जहां बालू का स्तूप नहीं है, उस एरिया को हम कहेंगे 41.5% पार्ट पे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। तो यहां से अपन मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड करके उसके बाद में पहला स्टार्ट करेंगे शुष्क मरुस्थल, यानी लास्ट में यहां तक अपन ने देख लिया था। यानी अभी जिस डायग्राम में हमने देखा है मरुस्थल के दो भाग हैं,
एक तो है शुष्क मरुस्थल या जिसे हम राठी प्रदेश कहते हैं, 0 से 25 सेंटीमीटर। एक दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल या जिसको हम नाम देते हैं बांगड़ प्रदेश, यह है 25 से 50 सेंटीमीटर। अब इसमें स्टार्टिंग करेंगे अपन सबसे पहले एरिड डेजर्ट या शुष्क मरुस्थल। जो अभी लास्ट डायग्राम में हमने देखा कि शुष्क मरुस्थल में दो दशाएं होती हैं, एक एरिया वो जहां बालू का स्तूप नहीं होते और एक दूसरा एरिया जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग करेंगे अपन शुष्क मरुस्थल से, जिसे राठी प्रदेश भी कहा जाता है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, परिभाषा क्या होगी? या तो लिख सकते हो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र या 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। तो वर्षा कम होगी तो कम कितने तक हो सकती है? 0 सेंटीमीटर तक। 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, जिसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा जाता है। तो पहले तो अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में बांटा, शुष्क और अर्ध शुष्क। अब पहले शुष्क को टारगेट किया है, उसके दो भाग है, एक जहां बालू का स्तूप है और एक जहां बालू का स्तूप नहीं है। तो जिसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा जाता है, पुनः दो भागों में बांटा जाता है। अब इसके दो भाग कौन कौन से हैं? तो शुष्क मरुस्थल का एक तो वो भाग जो इसमें कम विस्तृत है यानी कम फैला हुआ है, बालू का स्तूप मुक्त, यानी जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, ये लगभग 41.5%, 41.5%। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ भाग है, वो होता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये एरिया होता है 58%, 58.5%। इसका मीनिंग शुष्क मरुस्थल का अधिकांश भाग वो है जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, अप्रोक्सीमेट 60% के आसपास है। लेकिन इस डेटा को फिक्स आप याद रखिएगा, 58.5%। और जो बचा हुआ 100% में से, यानी शुष्क मरुस्थल का बाकी जो बचा हुआ भाग है, वहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो वहां बालू का स्तूप क्यों पाए जाते हैं? ये तो एक जनरल सा रीजन है कि वहां हवाएं चलती हैं और उन हवाओं के द्वारा मिट्टी का जमाव किया जाता है। तो सामान्यतः जिन क्षेत्रों में हवा होती है, यानी पवन उपस्थित हो और पवन के साथ मिट्टी उपस्थित हो, और उस मिट्टी का निक्षेपण और जमाव अगर होता है, निक्षेपण या जमाव होता है, तो बनने वाली संरचना को जनरली क्या कहा जाता है? बालू का स्तूप। बालू का स्तूप या सैंड ड्यून या रेत का टीला। तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली स्थलाकृति बालू का स्तूप। लेकिन जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव नहीं होता, तो नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? तो नहीं होने का मुख्य कारण, उस एरिया में पवन तो मिलेगी आपको, इसका मीनिंग पवन के साथ क्या उपस्थित नहीं है? मिट्टी। तो जहां मिट्टी उपस्थित नहीं होती तो वहां रेत का टीला या मिट्टी का टीला सामान्यतः नहीं बनता। तो वो एरिया लगभग शुष्क मरुस्थल का कितना परसेंट पार्ट है? 41.5%। तो इसका मीनिंग यहाँ पे मिट्टी नहीं पाई जाकर चट्टानी या पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, जिसके लिए एक विशेष नाम होता है जिसे हम हमादा के नाम से जानते हैं। तो इसको अपन अलग से डिस्क्राइब करेंगे। यानी जो पहला भाग है इसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश,
यहां बालूकाय स्तूप नहीं पाए जाते। इसको मुक्त बोला गया, इसका मीनिंग सैंड ड्यून यहां पर नहीं है। नहीं पाए जाते क्योंकि यह इसका कारण क्या है? कारण है पथरीला मरुस्थल। कारण पथरीला मरुस्थल जिसे हमादा कहा जाता है। एक तो इस शब्द को ध्यान रखिएगा कि हमादा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हमादा का शाब्दिक अर्थ है पथरीला या चट्टानी डेजर्ट है, यानी जो रॉकी डेजर्ट होता है उसको यह नाम दिया जाता है, जिसे हमादा कहा जाता है। हमादा का जो विस्तार है पश्चिमी राजस्थान में, एक तो मेन एरिया आता है जैसलमेर। जैसलमेर में कुछ क्षेत्र हैं जैसे पोखरण, रामगढ़, लोदरवा। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जैसलमेर में जहां पे मुख्यतः हमादा सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा जैसलमेर के जस्ट नीचे की ओर इंटरनेशनल बॉर्डर पे बाड़मेर और जैसलमेर बाड़मेर की संभाग में स्थित है जोधपुर। तो इसमें एक तो जैसलमेर के साथ दूसरा डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर, बाड़मेर के साथ जोधपुर। जोधपुर में मुख्यतः जो फलोदी के आसपास का क्षेत्र है वो सामान्यतः चट्टानी या पथरीले भाग के रूप में देखने को मिलता है। इस कारण सामान्यतः उसको भी हम किसमें शामिल करते हैं? बालूकाय स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर। तो राजस्थान में जो बालूकाय स्तूप मुक्त प्रदेश है उसका कारण है मुख्यतः वहां पत्थर या चट्टानी भाग है। इस कारण वहां मिट्टी उपस्थित नहीं है, और मिट्टी उपस्थित नहीं है इस कारण वहां बालू का टीले या बालूकाय स्तूप नहीं है। तो जो दूसरा बचा हुआ भाग है यानी शुष्क मरुस्थल का बालूकाय स्तूप युक्त प्रदेश, जो कि अधिकांश भाग है यानी 58% पार्ट, तो सेकंड में हेडिंग रहेगी आपकी बालूकाय स्तूप युक्त प्रदेश। तो इससे पहले वाला तो था मुक्त यानी विदाउट सैंड ड्यून एरिया, और यह है विद सैंड ड्यून यानी बालूकाय स्तूप युक्त एरिया। अब बालूकाय स्तूप युक्त एरिया में सबसे पहले देखेंगे बालूकाय स्तूप का मीनिंग क्या है। बालूकाय स्तूप का मीनिंग क्या है? तो इसका एक सामान्यतः मीनिंग आप ये याद रखिएगा कि जिस एरिया में विंड्स या पवन होती है और पवन के साथ उसकी मिट्टी, और उस मिट्टी का सामान्यतः क्या होता है? निक्षेपण। तो बनने वाली इस कलाकृति को नाम दिया जाता है बालूकाय स्तूप। तो इसका डेफिनेशन होगा जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली इस कलाकृति को बालूकाय स्तूप कहा जाता है। बालूकाय स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में, और सभी प्रकार के बालूकाय स्तूप जोधपुर में स्थित है। तो बालूकाय स्तूप का मीनिंग है जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है। निक्षेपण को हम कहते हैं जमाव। निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली संरचना को बालूकाय स्तूप कहा जाता है। उसके बाद में बालूकाय स्तूप की संख्या राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? राजस्थान में बालूकाय स्तूप सर्वाधिक, तो जहां डेजर्ट का विस्तार सर्वाधिक है उसी जिले में होंगे जैसलमेर। और एक राजस्थान में सभी प्रकार के बालूकाय स्तूप यानी ऑल टाइप सैंड ड्यून वो सर्वाधिक पाए जाते हैं जोधपुर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक बालूकाय स्तूप, सभी प्रकार के, सर्वाधिक तो ऊपर मेंशन कर चुके हैं अपन। राजस्थान में सभी प्रकार के बालूकाय स्तूप
सभी प्रकार के बालूका स्तूप, और ये रहेंगे जोधपुर के अंदर। अब इसके साथ में हम देखेंगे बालूका स्तूप युक्त एरिया को जहां देखते हैं वहां बालूका स्तूप के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। उन प्रमुख प्रकारों में से एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी पोर्शन में जो बालूका स्तूप युक्त है, इसी में बालूका स्तूप के प्रकार, और बालूका स्तूप के प्रकारों में कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं। उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन बरखान को। अब हर प्रकार के बालूका स्तूप में एक कॉमन लाइन आती है कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव होता है, यानी जब विंड से सोइल को डिपॉजिट करती है, मिट्टी को जमा करती है, तो जो जमा होने वाली जो मिट्टी है वो किस आकृति में है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है। वो मिट्टी अगर अर्धचंद्राकार रूप बनाती है तो उसको बरखान बोला जाता है। जैसे कि हम प्रकारों में देखते हैं, सबसे पहले जैसे ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये अर्धचंद्राकार रूप में है, जिसमें इस डायरेक्शन में आपके विंड्स है या पवन है। सामान्यतः विंड्स इस डायरेक्शन में होगी, जिसमें बालूका स्तूप का जो नुकीला भाग है, यानी ये भाग है, ये विंड डायरेक्शन में होता है। इस वाले डायग्राम में देखें तो विंड्स की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, यानी बालूका स्तूप का ये जो निकला हुआ नुकीला भाग है ये विंड डायरेक्शन में है। तो विंड डायरेक्शन की ओर इसका नुकीला भाग, और इसका ये जो ढाल है बालूका स्तूप का, पवन की दिशा यानी पवन के सम्मुख होता है ये उत्तर ढाल, जबकि पवन के जो विमुख या आगे वाली जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये ढाल माना जाता है अवतल ढाल, या जिसको हम नतोदर ढाल भी कहते हैं, जिसको नतोदर ढाल भी कहा जाता है। ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव स्लोप के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो कॉन्वेक्स यानी उत्तर लेंस जो होते हैं उसकी तरह यानी उठा हुआ भाग, जबकि विंड डायरेक्शन के आगे वाला भाग यानी पवन के विमुख, ये इधर वाला है सम्मुख और ये अपोजिट वाला है विमुख। तो पवन विमुख ढाल है वो अवतल या नतोदर या कॉनकेव स्लोप के रूप में है। और बरखान की इन दोनों भुजाओं के बीच का जो डिस्टेंस है ये लगभग होता है 100 से 200 मीटर, यानी बरखान की जो चौड़ाई है वो लगभग 100 से 200 मीटर, और इसकी जो हाइट है, तो हाइट है वो लगभग मानी जाती है इसकी चौड़ाई की, एक एक जीरो को आप हटा दीजिए, यानी 10 से लेके और 20 मीटर तक। तो बरखान की सामान्यतः जो चौड़ाई है वो 100 से 200 मीटर, जबकि इसकी एवरेज हाइट या ऊंचाई है 10 से 20 मीटर तक। तो इसके डेफिनेशन में अपन लिख सकते हैं, यानी जो पहला बालूका स्तूप है, जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव, यानी पहले इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं अपन, और इसका ये जो आगे का जो ढाल है उसको हम इंडिकेट करेंगे अवतल ढाल के रूप में, और विंड डायरेक्शन के सामने जो ढाल है ये उत्तल ढाल। अवतल ढाल के लिए एक शब्द और यूज किया जाता है नतोदर। भुजाओं के बीच का जो एक डिस्टेंस है, एक जो दूरी है वो 100 से 200 मीटर तक, और बालूका स्तूप की जो हाइट या जो ऊंचाई है वो है 10 से 20 मीटर तक। तो डेफिनेशन में अपन यूज करेंगे इसमें, जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार आकृति में किया जाता है, अर्धचंद्राकार आकृति में किया जाता है, तो उसे बरखान कहा जाता है। इसका मीनिंग, बरखान का एक जनरल सा मीनिंग है, स्टार्टिंग शब्द तो सभी बालूका स्तूपों में सेम ही रहेगा, जैसे कि पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव, तो यहाँ पवन का
और जो पवन के द्वारा मिट्टी का किया गया जो जमाव है वो किस आकृति में है, उस आकृति को अपने को ध्यान रखना है। यानी जब ये जमाव अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो इसी अर्धचंद्राकार वाले बालुकाई स्तूप को नाम क्या दिया जाएगा? बरखान। राजस्थान में इस प्रकार के बालुकाई स्तूप सर्वाधिक शेखावाटी में पाए जाते हैं। तो ये नेक्स्ट लाइन में आप मेंशन कर सकते हो कि राजस्थान में सर्वाधिक शेखावाटी, और शेखावाटी में भी मुख्यतः जो मरुस्थलीय जिला है चूरू, उसमें ये अधिक देखने को मिलते हैं। तो ब्रैकेट में इंडिकेट कर सकते हैं कि ये सर्वाधिक चूरू में है। तो राजस्थान में बरखान सर्वाधिक है। शेखावाटी और शेखावाटी के कि एक जिले में बताना हो तो आंसर रहेगा आपका चूरू डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान में इन बालुकाई स्तूपों का योगदान मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक माना जाता है और इनकी स्पीड है वो सर्वाधिक मानी जाती है, यानी मैक्सिमम डायनेमिक ड्यून्स के अंदर इनको माना जाता है। सर्वाधिक स्थानांतरित या गतिशील बालुकाई स्तूप ये माने जाते हैं। यही कारण है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालुकाई स्तूप का है। तो नेक्स्ट लाइन में अपन इंडिकेट कर सकते हैं नोट या विशेष पॉइंट के रूप में बरखान राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील या स्थानांतरित बालुकाई स्तूप है। स्थानांतरित बालुकाई स्तूप है। इसका मीनिंग है राजस्थान के जो मोस्ट डायनेमिक ड्यून्स हैं, सर्वाधिक जो परिवर्तन करने वाले या स्थान चेंज करने वाले बालुकाई स्तूप हैं बरखान। इसका मीनिंग है मरुस्थलीकरण में अपना सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। तो एक तो गति को लेके जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो गतिशील है वो बरखान रहेगा, और जो गतिशील होगा वो मरुस्थलीकरण सर्वाधिक बढ़ाता है। तो दूसरी विशेषता, मरुस्थलीकरण में बरखान का योगदान सर्वाधिक होता है। बरखान का योगदान सर्वाधिक होता है। बाकी सामान्यतः इसमें जो ढाल वगैरह की बात की गई है उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग याद रखिएगा कि विंड जिस डायरेक्शन से आती है, यानी विंड डायरेक्शन या पवन के सम्मुख इसमें उत्तल ढाल और पवन के विमुख या अपोजिट डायरेक्शन में इसमें अवतल ढाल, यानी जो सम्मुख है उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स, और जो विमुख यानी आगे वाला जो ढाल है उसको हम कहते हैं अवतल ढाल या कॉनकेव स्लोप। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बालुकाई स्तूप जिसमें हम बात करते हैं अनुप्रस्थ बालुकाई स्तूप की, यह जिसको ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। अनुप्रस्थ बालुकाई स्तूप अनुप्रस्थ बालुकाई स्तूप में सामान्यतः जो विंड्स है या हवा है, उस विंड्स के राइट एंगल या समकोण पर, सामने कोई पहाड़ी हो सकती है या वनस्पति क्षेत्र हो सकता है समकोण पर, तो वहां पे मिट्टी का जमाव होना स्टार्ट हो जाता है। तो पवन के समकोण पर जहां बालुकाई स्तूप बनना स्टार्ट होते हैं, यानी ये एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, जब पवन के द्वारा अपनी दिशा के समकोण पर बालुकाई स्तूपों को बनाया जाता है तो बनने वाला जो बालुकाई स्तूप है उसको नाम क्या दिया जाएगा? अनुप्रस्थ। और इस प्रकार के बालुकाई स्तूप एक तो जोधपुर और एक बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वहां अधिक देखने को मिलते हैं। तो हम डेफिनेशन में इसमें लिख सकते हैं, जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव, क्योंकि सभी प्रकार के बालुकाई स्तूपों में स्टार्टिंग में लगभग डेफिनेशन यही रहता है, जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव, लास्ट वाले में लिखा था अर्धचंद्राकार रूप में होता है तो उसको बरखान, और इसमें लिखेंगे जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव समकोण पर होता है, पवन की दिशा के समकोण पर होता है, तो बनने वाले बालुकाई स्तूप को अनुप्रस्थ बालुकाई स्तूप कहा जाता है। तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव समकोण पर होता है, यानी अपनी दिशा के समकोण पर, तो इस शब्द को अंडरलाइन कर दीजिएगा। समकोण पर होता है
तो निर्मित बालुका स्तूप को अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहा जाता है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहा जाता है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप सर्वाधिक एक तो जोधपुर और एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे नीचे वाला जो जिला है अंतरराष्ट्रीय सीमा पे वो बाड़मेर। तो ये जोधपुर और बाड़मेर में सामान्यतः अधिक देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जो अगला टाइप या तीसरा प्रकार है वो देखेंगे अपन अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप या सामान्यतः इसको एक नाम और भी दिया जाता है रेखीय बालुका स्तूप। रेखीय बालुका स्तूप, इनका निर्माण सामान्यतः जो विंड डायरेक्शन है या पवन की जो दिशा है उसी पवन की दिशा के समानांतर होता है, यानी उसी दिशा में मिट्टी का जमाव होता है। इस कारण पवन और बालुका स्तूप एक दूसरे के पैरेलल होने के कारण या एक रेखा में होने के कारण इनको कहा जाता है रेखीय बालुका स्तूप या अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप के रूप में, यानी लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स के रूप में। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, इन बालुका स्तूप में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य इनमें से किसी एक को आपको रटना है। जैसे राइट एंगल या समकोण पर बनने वाले अनुप्रस्थ हैं, समकोण पर बनने वाले अनुप्रस्थ हैं, तो इसका मीनिंग समकोण के बाद में जो दूसरा समानांतर है वो अनुप्रस्थ नहीं होके वो अनुदैर्ध्य में काउंट होगा। तो इसमें डेफिनेशन या परिभाषा अपन लिख सकते हैं, जब पवन के या पवन की दिशा के समानांतर बालुका स्तूप का निर्माण होता है। बालुका स्तूप का निर्माण होता है तो इसे अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप या रेखीय बालुका स्तूप कहा जाता है। तो इस बालुका स्तूप में जो कीवर्ड है यानी जो क्वेश्चन में रखा जाएगा वो रहेगा समानांतर। इससे पहले वाले में कीवर्ड था जब पवन की दिशा के समकोण पर यानी राइट एंगल या समकोण पर बालुका स्तूप बनता है तो उसको नाम दिया जाएगा अनुप्रस्थ, और जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार रूप में किया गया है तो उसको नाम दिया जाएगा बरखान बालुका स्तूप। तो जो हर एक बालुका स्तूप होता है उसका एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को आपको कैच करना है। और ये बालुका स्तूप सर्वाधिक राजस्थान में एक तो देखने को मिलेंगे जैसलमेर, और एक मुख्यतः जो पाली और जोधपुर का जो पार्ट है जहां मुख्यतः एक तो पाली की ओर जवाई नदी, एक बांडी नदी या लूणी नदी है, उसके समानांतर ये अधिक देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है, रेखीय बालुका स्तूप है, सर्वाधिक जैसलमेर, पाली और जोधपुर। यह मुख्यतः जो जवाई नदी है और लूणी नदी है, उन लूणी नदी और जवाई नदी के समानांतर। तो नदियों के रूप में अगर लिखना चाहें तो नोट में लिख सकते हैं यहां जवाई एवं लूणी नदी के समानांतर। इसके बाद में नेक्स्ट है अगला बालुका स्तूप, पैराबोलिक या परवलयिक बालुका स्तूप।
इस रूप में भी इसको लिखा जाता है, परवलयिक या परवलयिक बालू का स्तूप। इसका डेफिनेशन है, जैसे कि हमने एक बालू का स्तूप इस तरीके से देखा जिसमें विंड डायरेक्शन या पवन की दिशा और बनने वाला जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, बनने वाला जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, दोनों के डायरेक्शन, नुकीला जो भाग है वो एक ही दिशा में है और इसका कर्व है ये थोड़ा ज्यादा मुड़ा हुआ है, जबकि एक बिल्कुल इसके अपोजिट इस प्रकार का बालू का स्तूप बनता है जिसमें नुकीला भाग और विंड डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस प्रकार का जो बालू का स्तूप होता है उसको नाम दिया जाता है परवलयिक या पैराबोलिक। पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसके डेफिनेशन में हम दो शब्दों को यूज करते हैं, एक तो कहते हैं कि बरखान के विपरीत या महिलाओं के बालों के क्लिफ। तो महिलाओं के द्वारा सिर में जो बालों की क्लिफ लगाई जाती है ये सामान्यतः उनकी तरह मुड़े हुए होते हैं जिसे अपन हेयर पिन के नाम से जानते हैं। तो महिलाओं के बालों के क्लिफ जैसे बालू का स्तूप या बरखान के विपरीत बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या नाम दिया जाता है? पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप। तो इसमें डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, बरखान के विपरीत या महिलाओं के बालों के क्लिफ जो क्लिप है जिसे जनरली हम हेयर पिन के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं, बालों के क्लिप जैसे बालू का स्तूप। महिलाओं के बालों के क्लिप जैसे बालू का स्तूप पैराबोलिक कहलाते हैं। इनकी खास बात है कि राजस्थान के जितने भी मरुस्थलीय जिले हैं उन मरुस्थलीय जिलों में ये देखने को मिलेंगे और सभी जिलों में पाए जाने के कारण, यानी मरुस्थलीय जिले जो हैं 12, उन सब में मिलने के कारण इनकी संख्या राजस्थान में सर्वाधिक है। तो एक तो राजस्थान में वो बालू का स्तूप है जो तेज गति से चलता है, बरखान, जो मरुस्थलीकरण को अधिक बढ़ाता है, और एक वो बालू का स्तूप है जो आपको हर जिले में देखने को मिलेगा, वो रहेगा पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप। तो इसमें आप लिख सकते हैं, ये बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। इस कारण ये बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक है। इस कारण ये बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक है। तो एक तो राजस्थान के सभी जिलों में पाया जाने वाला बालू का स्तूप या राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप, यानी जो सभी जिलों में होगा वो सर्वाधिक होगा क्योंकि वो कॉमन है। तो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप पैराबोलिक, जबकि सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला बरखान, जो कि मरुस्थलीकरण को भी सर्वाधिक बढ़ाता है। तो हालांकि इस बालू का स्तूप को किसी स्पेसिफिक यानी किसी जिले विशेष में नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये राजस्थान में सामान्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, यानी राजस्थान के जो 4 बड़े जिले हैं उन क्षेत्रों में ये अधिक देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बालू का स्तूप के जो प्रकार हैं उसमें नेक्स्ट हम देखेंगे तारानुमा बालू का स्तूप। यानी जो स्टार टाइप तारे की आकृति के बालू का स्तूप हैं, इनके लिए सबसे पहले तो डेफिनेशन में यूज किया जाता है कि रेतीले मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो रेतीले मरुस्थल में अकेले तारानुमा नहीं, सभी बालू का स्तूप रेतीले मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी इसके डेफिनेशन में सामान्यतः इस शब्द को एक स्पेसिफिक या विशेष शब्द मानते हैं। इस कारण हम ये लिखेंगे, एक तो ये रेतीले मरुस्थल में पाए जाते हैं और अनियमित हवाओं से इनका निर्माण होता है।
अनियमित यानी हवा की डायरेक्शन निश्चित नहीं होती, कभी इस साइड से, कभी विंड्स होती है इस साइड से, कभी इस साइड से और कभी इस साइड से। इसका मीनिंग है जब मरुस्थल में अनियमित हवाएं चलती हैं, अलग अलग दिशा से हवाएं चलती हैं, तो इस बालुका स्तूप के अलग अलग भुजाओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले इंडिकेट करेंगे इनका निर्माण। इनका निर्माण रेतीले मरुस्थल में होता है। इनका निर्माण रेतीले मरुस्थल में होता है। ये बालुका स्तूप, ये बालुका स्तूप अनियमित हवाओं से बनते हैं, यानी इसमें हवाओं की डायरेक्शन निश्चित नहीं होती, इरेगुलर विंड्स होती हैं, अनियमित हवाएं होती हैं। इनका निर्माण अनियमित हवाओं से होता है। इनका निर्माण अनियमित हवाओं से होता है। अगली विशेषता, इन बालुका स्तूपों में, इन बालुका स्तूपों में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ जो भुजाओं की संख्या है वो आपको 3 या 3 से अधिक देखने को मिलती है। जैसे इस प्रकार का अगर बालुका स्तूप आपके सामने आता है तो इसमें भी आपके सामने 3 भुजाएं हैं, तो इसको भी हम किस में शामिल मानेंगे? स्टार टाइप सैंड ड्यून। और 3 से अधिक कितनी भी हो सकती हैं। और इस प्रकार के बालुका स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर और उत्तरी राजस्थान गंगानगर में, सामान्यतः सूरतगढ़ के आसपास देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक में अगर इसकी बात करें, सर्वाधिक जैसलमेर, और एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं है, देन आंसर रहेगा फिर सूरतगढ़। सूरतगढ़ किसका पार्ट है? श्री गंगानगर। या तो लोकेशन रहेगी या फिर डिस्ट्रिक्ट रहेगा। तो सर्वाधिक फर्स्ट में तो है जैसलमेर एंड सेकंड में आप लिखेंगे सूरतगढ़, श्री गंगानगर। इसके बाद में नेक्स्ट, बालुका स्तूप का एक प्रकार है सिर्फ बालुका स्तूप। सिर्फ बालुका स्तूप को हम देख सकते हैं फिर से बरखान के डायग्राम के थ्रू। जैसे पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार रूप में है, तो ये बरखान है। लेकिन बरखान में जब 2 चेंजेज हों, 2 परिवर्तन हों, जैसे बरखान के निर्माण के दौरान एक तो पवन की दिशा में परिवर्तन हो और दूसरा बरखान की केवल एक भुजा का विस्तार हो। जैसे नेक्स्ट डायग्राम हम बना रहे हैं, उसमें बरखान की केवल एक भुजा का विस्तार हुआ है। तो इसका मीनिंग है इस प्रकार के बालुका स्तूपों को नाम क्या दिया जाता है? सिफ। तो इसका डेफिनेशन रहेगा कि बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, पहला चेंज, तो बरखान की एक भुजा का विस्तार होता है, ये दूसरा चेंज। तो इसका मीनिंग है बरखान में 2 तरीके के चेंजेस देखने को मिले, एक तो पवन की दिशा में परिवर्तन, फिर केवल उसकी एक भुजा का विस्तार। तो इस प्रकार के बालुका स्तूपों को अपन नाम क्या देंगे? सिर्फ बालुका स्तूप। तो इसको हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं, बरखान के निर्माण के दौरान बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की केवल एक भुजा आगे की ओर बढ़ती है। तो बरखान की केवल एक भुजा आगे बढ़ती है, जिसे सिर्फ कहा जाता है। इनको भी किसी जिले विशेष में स्पेसिफिक नहीं लिखते अपन कि इस जिले में अधिक है, इस जिले में कम है।
तो सामान्यतः इनका डेफिनेशन या सिर्फ प्रकार का भी कोई बालू का स्तूप है, ये आपको याद रखना है। लेकिन आपको यहां यह ध्यान देना है कि जो बरखान बालू का स्तूप है उसमें पवन के द्वारा मिट्टी का जो अधिकांश जमाव है वो पवन की दिशा के समकोण पर किया है, जबकि पवन की दिशा के आगे की ओर मिट्टी का जमाव कम है। इसका मीनिंग जो बरखान आपको देखने को मिलता है उसमें मिट्टी का जमाव अगर समकोण पे अधिक है तो इस बालू का स्तूप की तुलना हम किससे कर सकते हैं? तो समकोण वाले बालू का स्तूप अनुप्रस्थ होते हैं। तो एक तो ये तुलना करवाई जा सकती है कि जो बरखान है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की तरह है। ये तो नहीं कहेंगे कि बरखान और अनुप्रस्थ एक ही होते हैं, बालू का स्तूप अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को सिमिलर मान सकते हैं, एक जैसा मान सकते हैं। जैसे किसी माता पिता के कोई ट्विंस या जुड़वा बच्चे हैं तो वो एक जैसे हैं, लेकिन एक नहीं है, वो दो इकाई है। तो इसी तरीके से जो अर्धचंद्राकार है वो तो बरखान है, और जब समकोण पे मिट्टी का जमाव बनता है तो अनुप्रस्थ है, लेकिन बरखान है वो लगभग किसकी तरह दिखता है? अनुप्रस्थ की तरह। और जब विंड डायरेक्शन यानी पवन की दिशा में मिट्टी या बालू का स्तूप बनता है तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं उनको नाम दिया जाता है अनुदैर्घ्य या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। और इसी प्रकार से कुछ सिफ्ट बालू का स्तूप है। सिफ्ट बालू का स्तूप में भी विंड डायरेक्शन में मिट्टी का जमाव होता है। इसका मीनिंग सिफ्ट प्रकार के बालू का स्तूप की तुलना जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है उनसे की जा सकती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा हुआ भी है कि सिफ्ट किस प्रकार के बालू का स्तूप के समतुल्य है, यानी किस प्रकार के बालू का स्तूप की तरह है। तो यह है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या लॉन्गिट्यूडनल बालू का स्तूप, या जिनको हम रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। जबकि बरखान है ये ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल तो आपका अनुदैर्घ्य होगा, जबकि ये ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप। तो इन शब्दों में से किसी एक को रट लीजिएगा आप कि बरखान है वो अनुप्रस्थ जैसा है। बरखान जो राइट एंगल या समकोण पे मिट्टी ज्यादा जमा होती है, इस कारण ये अनुप्रस्थ जैसा है, और बाकी जो दूसरा बच गया है वो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप की तरह है। इसके बाद में नेक्स्ट एक बालू का स्तूप होता है नेबखा, या जिसको सामान्यतः सरब का पीस भी कहा जाता है। सरब कहा जाता है डेजर्ट एरिया में जो सामान्यतः झिरमुट या छोटी वनस्पति होती है, या जिसको हम कह सकते हैं छोटी झाड़ियां। इन छोटी झाड़ियों के पास पाए जाने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं, यानी जो छोटे बालू का स्तूप है, तो छोटी झाड़ियों के पास या झाड़ियों के पास पाए जाने वाले छोटे बालू का स्तूप, तो ये झाड़ियां सामान्यतः डेजर्ट वाली ये छोटी होती हैं। तो आवश्यकता नहीं है कि छोटी झाड़ी लिखें, झाड़ियां लिख दो काफी है। इसको डिफाइन कर सकते हैं अपन जब झाड़ियों के पास छोटे बालू का स्तूप का निर्माण होता है, छोटे बालू का स्तूप का निर्माण होता है, तो इसे सरब का पीस बालू का स्तूप कहा जाता है। सरब का मीनिंग होता है झाड़ी, बुश भी कहा जाता है इसको। तो झाड़ियों के पास जो छोटे बालू का स्तूप हैं इन्हें सरब का पीस बालू का स्तूप, और झाड़ियों के पीछे की ओर बनने वाले बालू का स्तूप को नेबखा कहा जाता है। इसे सरब का पीस बालू का स्तूप कहा जाता है। बालू का स्तूप कहा जाता है, जबकि झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप, यानी सामान्यतः कई बार झाड़ियों के पीछे नहीं आके और सरब का ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होता, तो झाड़ियों के आसपास वाले बालू का स्तूप में नेबखा को भी अपन सही मानेंगे। और वैसे नेबखा का मीनिंग झाड़ियों के पीछे वाले बालू का स्तूपों से है, यानी जैसे बहुत सारी वनस्पति हैं, तो ये जो वनस्पति है, जो झाड़ियां हैं, इनके पीछे की ओर, यानी इसके बीच में यहाँ पर
तो झाड़ियों के पीछे की ओर बनने वाले या अंदर की ओर बनने वाले बालुकाई स्तूप हैं, इन बालुकाई स्तूपों को अपन सामान्यतः नेबखा के रूप में जानते हैं। तो ये आप अलग से लिख सकते हैं इसमें नोट या विशेष पॉइंट के रूप में। झाड़ियों के पीछे पाए जाने वाले बालुकाई स्तूप को नेबखा कहा जाता है। बालुकाई स्तूप को नेबखा कहा जाता है, जबकि झाड़ियों के पास बनने वाले छोटे बालुकाई स्तूप को सरब का पीस कहा जाता है। इसके बाद में एक आता है नेक्स्ट, जिसको अपन लिख सकते हैं नेटवर्क बालुकाई स्तूप। नेटवर्क वैसे कोई स्पेसिफिक बालुकाई स्तूप नहीं होता, कोई विशेष अलग से नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको एक टाइप्स के अंदर शामिल करते हैं। नेटवर्क का मीनिंग होता है जब बालुकाई स्तूप, किसी भी प्रकार का बालुकाई स्तूप हो, जब वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क में होते हैं, एक दूसरे के कनेक्टिंग ड्यून्स हैं, यानी आपस में जुड़े हुए बालुकाई स्तूप हैं, उन्हें नेटवर्क बालुकाई स्तूप कहा जाता है। तो इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए बालुकाई स्तूप। नेटवर्क बालुकाई स्तूप कहलाते हैं। नेटवर्क बालुकाई स्तूप कहलाते हैं। तो इसमें अपना जो मरुस्थल का जो एक पार्ट है, यानी मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से हमने दो भागों में बांटा है। एक भाग था शुष्क मरुस्थल, या जिसको हमने नाम दिया राठी प्रदेश। शुष्क मरुस्थल की दो दशाएं हमने देखी हैं। एक बालुकाई स्तूप मुक्त, यानी जहां बालुकाई स्तूप नहीं पाए जाते, वो एरिया कम है 41.5%, और एक दूसरा जो बालुकाई स्तूप युक्त यानी बालुकाई स्तूप देखे हैं। मुक्त का कारण है क्योंकि वहां पत्थर है, तो पत्थर है इसका मीनिंग मिट्टी नहीं है, तो वहां बालुकाई स्तूप नहीं बनते, और इस पत्थर वाले मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। जबकि दूसरा भाग बालुकाई स्तूप युक्त, ये अधिकांश भाग है 58%, जहां पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव कर बालुकाई स्तूपों का निर्माण किया जाता है, या जिस संरचना को बनाया जाता है उसको बालुकाई स्तूप कहते हैं, जो सर्वाधिक जैसलमेर और सबसे ज्यादा प्रकार के हैं, या सभी प्रकार के जो बालुकाई स्तूप हैं वो जोधपुर में देखने को मिलते हैं। फिर इनके कुछ प्रकारों को हमने देखा, जैसे बरखान है, अनुप्रस्थ है, अनुधैर्य है, या उसके अलावा जो तारानुमा बालुकाई स्तूप, झाड़ी वाले यानी सरब का पीस, नेबखा बालुकाई स्तूप, सिफ्ट बालुकाई स्तूप। तो बालुकाई स्तूप के जो प्रमुख प्रकार हैं उनको हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद जो दूसरा बचा हुआ भाग है डेजर्ट का, जिसको हम देखते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, उसे हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इस टॉपिक को यहीं विराम देंगे। थैंक यू।